आई के परमिशन। यस मैम, कंटिन्यू। ओके, नाउ कम्स टू द स्टैंडर्ड्स। जैसे मैंने कि बताया कि 10 चैप्टर्स रहते हैं और उस 10 चैप्टर के अंदर सब डिविजन्स रहते हैं, जिसके अंदर 102 स्टैंडर्ड्स एंड 636 ऑब्जेक्टिव, जो स्लाइड्स के अंदर दिए 100 स्टैंडर्ड्स एंड 514 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स है। ओके, सो व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड? ये जो स्टैंडर्ड, जैसे मैंने बताया कि टेक्निकल कमेटी होती है, वो पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह करती है। तो एनएबीएच की बॉडी ने एक पूरा गाइडलाइंस बनाया होता है, जिसके अंदर बहुत सारी उनकी बेसिक चीजें होती है कि हर हॉस्पिटल को टू मेंटेन इतने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखते हुए उनको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग ये स्टैंडर्ड्स बेसिक उन्होंने बनाए हुए हैं। अब जब भी कि हमें एक्रेडिटेशन लेना होता है एनएबीएच का, तो हमें ये स्टैंडर्ड्स हमारे हॉस्पिटल में फॉलो करने होते हैं। हम जितना अडेयर टू रहेंगे दिस एनएबीएच स्टैंडर्ड्स, उतना इजीली हम एक्रेडिटेशन ले सकते हैं और उतनी बेस्ट वे में क्वालिटी ऑफ केयर और ट्रीटमेंट हम पेशेंट तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो दिस एनएबीएच स्टैंडर्ड्स सब कैटेगराइज्ड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज पेशेंट सेंटर एंड सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, मतलब कि हॉस्पिटल के रिलेटेड। तो पेशेंट सेंटर्स जो रहते हैं उसमें असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। सेकंड इज केयर ऑफ पेशेंट, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, पेशेंट राइट एंड एजुकेशन एंड हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। अब जबकि ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसके अंदर बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेन असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। तो जैसे हमने प्रीवियस यूनिट्स में सब समझा था कि जब पेशेंट हमारे यहाँ आता है तो हमारे यहाँ बेस्ट जो फैसिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को एडमिट करना है नहीं करना है, हम यहाँ पे उनकी केयर दे पाएंगे या फिर रेफर करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें होती है। फिर केयर ऑफ पेशेंट, हमारे यहाँ जितनी फैसिलिटी है उसमें से हम बेस्ट केयर देते हैं। जो फैसिलिटी हमारे यहाँ नहीं है, या तो हम आउटसोर्स करते हैं या फिर पेशेंट को क्रॉस रेफर करते हैं। सेम वे में मेडिकेशन मैनेजमेंट, जैसे कि हम मेडिकेशन दे रहे हैं तो राइट डोज में, राइट पेशेंट में, राइट टाइमिंग पे जा रही है, जैसे कि प्रिस्क्राइब बोली है डॉक्टर ने उसी वे में जा रही है, वही मेडिसिन जा रही है, वो सब डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है। फिर है पेशेंट्स राइट एंड एजुकेशन। पेशेंट्स के बहुत सारे राइट्स और एजुकेशन रहते हैं, तो वी हैव टू ब्रीफ आउट देम आल्सो, कि लाइक पेशेंट को उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम पूरा एक्सप्लेन करें कि ये कंडीशन है आपकी, इतना ये प्रोग्नोसिस है, इसमें ये चीजें, इतने आपको लाइक प्रोग्नोसिस बोल सकते हैं, या फिर इतना आप चांसेस ऑफ लाइक केयर आपके पास है, इतने सारे बेस्ट ऑप्शंस है, और उनके जो जो राइट्स है वो हम सब उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेम वे में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो रहते हैं वो लिस्ट केस में हम अवॉइड करें और पेशेंट्स को ना लगे, उसका ध्यान रखने के लिए जो जो हमारे एंड से करना होता है वो सब हॉस्पिटल में स्टार्ट करें। सो दीज आर दी पेशेंट सेंटर्स स्टैंडर्ड्स। ओके, देन दी कम्स अंडर दी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, जिसमें कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी, एचआर मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन सेम, इसके अंदर भी ये जो उन्होंने ब्रीफ स्टैंडर्ड्स दिए उसके अंदर भी बहुत सारे अंदर उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन रहते हैं कि जैसे कि हम एवरी डे हमारी जो जो सर्विसेज और केयर हम दे रहे हैं पेशेंट को, उसको बेस्ट वे में कैसे उनको इम्प्रूव करनी है, क्या क्या क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो डेली के जो रहते हैं बंदे, वो सुपरवाइज करते हैं, डेटा बनाते हैं, डेटा के अकॉर्डिंग उनका कंक्लूजन लाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको शॉर्ट आउट करते हैं और क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और डेली बेसिस पे इंप्रूव करते रहते हैं। सेम वे दिस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट, मतलब हॉस्पिटल में क्या क्या फैसिलिटीज चल रही है, उस फैसिलिटीज को कैसे कोऑर्डिनेट करनी है, कैसे उसको बेस्ट वे में प्रेजेंट करनी है, या कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे शॉर्ट आउट करने, दीज आर ऑल कम्स अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट पार्ट जो है वो ये सब एक्सप्लेन मैनेज करता है। देन फैसिलिटीज एंड सेफ्टी, इसके अंदर सारी अदर देन द मेडिकल सर्विसेज, जैसे कि डाइटरी सर्विसेज रहती है, फिर पेशेंट्स की लाइक अटेंडेंट्स वगैरह रहते हैं, हाउस कीपिंग वाली सर्विसेज रहती है, फिर हॉस्पिटल के अंदर फायर सेफ्टीज रहती है, ये जो भी अदर फैसिलिटीज है उन सब का मैनेजमेंट का वर्क रहता है। देन एचआर पर्सनल का काम रहता है कि वो बेस्ट एम्प्लॉयज को लाए रिलेवेंट टू डेजिग्नेशन के लिए, तो उसको बेस्ट वे में ट्रेन करना, वो भी जो सब मैनेज करना है वो एचआर के अंदर आता है।
एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब हम जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह हॉस्पिटल में यूज कर रहे हैं या फिर जो भी मतलब हॉस्पिटल की डिटेल्स वेबसाइट्स पे रखनी, ये वगैरह जो रहता है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम संभालता है। ठीक है, तो ये थे 10 चैप्टर्स ऑफ NABH। एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? यस मैम। फिर NABH के जो असेसमेंट क्राइटेरियाज रहते हैं, जैसे इसके अंदर मेंशन नहीं है, बट NABH कैसे मतलब असेसमेंट करती है, उसकी बॉडी जो रहती है वो, तो उसके अंदर मतलब सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डालनी होती है NABH के लिए। ठीक है, और फिर वो एप्लीकेशन जब डालते हैं तो उसके 3 मंथ्स पहले से ही आपको मतलब ऑनलाइन उनका फ्री गाइडलाइंस रखा हुआ होता है। वो से जितने भी उनके स्टैंडर्ड्स वगैरह रहता है वो अपने हॉस्पिटल में मतलब इम्प्लीमेंट करना शुरू करना पड़ता है। फिर उस इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग 3 मंथ्स तक आप फॉलो करो, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द NABH अक्रेडिटेशन। तो आप उसके लिए एप्लीकेशन डालते हो। उस एप्लीकेशन के साथ साथ उनकी जो फीस वगैरह होती है, उनके जो जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं, आपको वो सबमिट करना होता है। फिर NABH क्या करती है कि उनके एक प्री असेसमेंट करवाती है। जैसे कि उनके जो असेसर्स रहते हैं उनको वहां भेजती है और प्री असेसमेंट करवाती है। तो प्री असेसमेंट में जो असेसर्स जाते हैं वो चेक करते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जो जो भी चीजें फॉलो हो रही है, जो जो स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, क्या उनके वो NABH के गाइडलाइंस के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कोई क्वेरीज आती है, कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको वो वहां पे पॉइंट करके जाते हैं एज ए NC, मतलब नॉन कन्फर्मेशन वाला। वो NC क्रिएट करके जाते हैं और हॉस्पिटल को बता के जाते हैं कि आपको ये यहाँ पे अभी भी लैकिंग है, तो यू हैव टू वर्क ऑन इट। असेसमेंट होता है। फिर वो प्री असेसमेंट हो जाने के बाद NABH में अंदर मतलब जब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो प्री असेसमेंट हुआ और जो स्टैंडर्ड हमने शुरू किया था तब से लेके हमारा जो है, तो हम NABH के साथ काफी अडर हो रहे हैं, देन वी हैव टू अप्लाई फॉर द NABH। फिर NABH के लिए एप्लीकेशन होती है, तो एप्लीकेशन वो NABH अक्रेडिटेशन जो बॉडी रहती है वो एक्सेप्ट करती है। फिर हमें वो एक रिटर्न में मेल करती है कि ओके योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड, एंड वी फिर वो हॉस्पिटल और NABH की बॉडी कंबाइन में मिलकर टाइम वगैरह डिसाइड करते हैं और असेसमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं। फिर वहां से असेसर्स आते हैं और सारी सर्विसेज वगैरह वहां पे स्क्रूटिनाइज होती है, उसका जो भी रिलेवेंट होता है वो चेक होता है, एक रिपोर्टिंग बनती है, और फिर वो रिपोर्टिंग की जो एक कॉपी होती है वो हॉस्पिटल को देते हैं और दूसरी जो ओरिजिनल कॉपी रहती है वो NABH को सबमिट करते हैं। फिर वो जो NABH को सबमिट होती है ना, उसके बाद वो पूरे उसके ऊपर वर्क। स्टार्टिंग में वो देखे थे कि उसके अंदर 4 कमिटीज रहती है, तो वो 4 कमिटीज जो होती है ना, तो वो उसमें सारी डिटेल्स वगैरह चेक करती है। फिर उसके अंदर कितने स्टैंडर्ड्स उन्होंने फॉलो किए हैं, कितने उनके लैकिंग है, कितना उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस हिसाब से वो अक्रेडिटेशन देना या नहीं देना वो डिसाइड करती है। ठीक है, अगर वो कंप्लीटली जैसे 80 to 100% उनको अडर है NABH के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस के साथ, तो वो उनको अक्रेडिटेशन देती है जो 3 इयर्स के लिए होता है। ठीक है, और अगर वो उतना अडर नहीं होता है तो उनके अंदर 3 कैटेगरी में वो लोग अवार्ड करते हैं। जैसे कि 3 कैटेगरी हम बोल सकते हैं, लाइक प्री अक्रीडिएशन एंट्री लेवल, प्री अक्रीडिएशन प्रोग्रेसिव लेवल एंड फाइनल इज अक्रीडिएशन लेवल। अगर उनको अक्रीडिएशन नहीं मिलता है तो वो उनको या तो प्री अक्रीडिएशन लेवल में डालते हैं या प्री अक्रीडिएशन प्रोग्रेसिव लेवल में डालते हैं। अभी ये जो 3 लेवल बताए ना, उन 3 उसमें से वो कौन से क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उस अकॉर्डिंग NABH की जो बॉडी होती है उनको वो अक्रीडिएशन देती है। सपोज उनको फर्स्ट मतलब प्री अक्रीडिएशन एंट्री लेवल में डाला, जिसमें उनकी बहुत सारी एनसीस वगैरह है, अभी बहुत वो मतलब इसके साथ मैच नहीं कर रहे स्टैंडर्ड्स के साथ NABH के, तो वो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको प्री अक्रीडिएशन एंट्री लेवल में डालते हैं। और फिर वो जो प्री अक्रीडिएशन एंट्री लेवल के स्टेज होते हैं वो मिनिमम 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स का रहता है। ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें हॉस्पिटल को बेस्ट एफर्ट डाल के जो सारी क्वालिटी वगैरह होती है, सर्विसेज वगैरह होती है, उसको इम्प्रूव करना रहता है। सो मिनिमम 6 to 18 मंथ्स के फेज के अंदर वो अगर अच्छे इम्प्रूव कर लेते, मैम देन सॉरी दे फॉर कैन अप। डिस्टर्बिंग, एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। आपने जो पहले बोले थे कि जो 4 कमेटी रहती है, तो वो आप बता सकते हो फिर एक बार रिपीट करके? एक्चुअली मेरा कॉल आ गया तो मैं सुन नहीं पाई थी। हमने जो 4 कमिटीज देखी थी ना,
कमिटी एंड फोर्थ इज सेक्रेटेरिएट्स। सेक्रेटेरिएट्स के अंदर आते हैं प्रिंसिपल असेसर्स एंड असेसर्स। ओके, तो ओके। अक्रीडिटेशन कमिटी के जो 4 मेंबर्स होते हैं ना, वो सारे रिपोर्टिंग्स वगैरह को स्क्रूटिनाइज करते हैं। फिर उनको रिपोर्ट्स जो बनी होती है असेसर्स ने जो लाके दी होती है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे उनको अक्रीडिटेशन मिलता है। अगर आप जैसे बोले कि 80 to 100% का फॉलो कर रहे हो एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स को, तो वो आपको अक्रीडिटेशन अवार्ड करते हैं, मतलब कि आपको एनएबीएच का अक्रीडिटेशन मिल गया, जो कि वैलिड होता है 3 इयर्स के लिए। अगर आप ओनली 20 to 30% के ही स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हो, ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो आपको वो प्री अक्रीडिटेशन के एंट्री लेवल में डालते हैं। अगर 40-50 के अराउंड कर रहे हो, तो आपको प्री अक्रीडिटेशन के प्रोग्रेसिव लेवल में डालते हैं। मतलब कि अभी तक आप पूरे स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो आपको एक ट्रायल इसको और बेहतर करो और फिर अगेन अक्रीडिटेशन के लिए अप्लाई करो। तो एंट्री लेवल का जो पीरियड होता है वो 6 मंथ्स से लेके 18 मंथ्स का होता है, जिसके अंदर आपको सारा इम्प्रोवाइजेशन कर देने का, उन्होंने जो जो आपको एनसी दी है वो सारी करेक्ट कर देने की, एंड देन यू कैन अप्लाई अगेन फॉर दी असेसमेंट। अगर फिर असेस होता है और आपने वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो किए, तो वो आपको अक्रीडिटेशन दे देते हैं। सेम वे में जो दूसरा था वो प्रोग्रेसिव लेवल। प्रोग्रेसिव लेवल में भी सेम क्राइटेरिया होता है, जिसमें अगर आपकी एनसीज जो रहती है वो शायद 50% होती है, तो उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 मंथ से लेके 12 मंथ्स की होती है। वो 3 मंथ से 12 मंथ्स का जो पीरियड होता है, उसमें आपको सारी एनसीज वगैरह शॉर्ट आउट करनी है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, एंड देन अगेन यू कैन अप्लाई फॉर दी रीअसेसमेंट, एंड लास्ट इज दी अक्रीडिटेशन। ओके, अभी ये जो एनएबीएच होता है ना, वो रिन्यूअल नहीं होता है, मतलब कि 3 साल आपके खत्म होने आए तो इट्स नॉट लाइक ऑटो रिन्यू। तो मतलब जब आपका ड्यूरेशन 3 साल का खत्म होने आता है, तो उसका एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स होता है, उस टाइम के अंदर आपको रीअप्लाई करना रहता है। जो रीअप्लाई होता है उसमें सारी मतलब एनएबीएच की प्रोसेस होती है वो रिपीट होती है। अगेन आप अगर सेम चीज मेंटेन रख रहे हो, स्टैंडर्ड सारे फॉलो कर रहे हो, तो उसके बेसिस पे वो लोग आपको अक्रीडिटेशन रिन्यू करके देते हैं। तो इट्स नॉट रिन्यूअल प्रोसेस, ठीक है, उसके लिए आपको वापस पूरा असेस करवाना पड़ता है, ऐसा है। मैम अगर जैसे किसी ने सिक्स आपने 6 मंथ में करते रिन्यू, तो किसी ने नहीं करा बाई चांस कुछ पर्सनल इशू के कारण, तो फिर क्या होगा? हाँ, तो उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया है, अगर उसके अंदर आप नहीं कर पा रहे हो, तो वो लोग आपको वापस से, जैसे आप फ्रेशर की तरह आपने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, एप्लीकेशन करो और वो असेस करो, वो सब, वो सारी प्रोसेस रिपीट हो जाती है फिर, ओके मैम। अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो। ठीक, उसके अंदर एक यूनिक नंबर दिया होता है, जैसे हर हॉस्पिटल में पेशेंट्स को भी एक यूनिक आईडी नंबर देते हैं, वैसे ही अक्रीडिटेशन का एक यूनिक नंबर रहता है। वो यूनिक नंबर के बेस पे आपका वो काउंट किया जाता है कि आपको ये अक्रीडिटेशन मिला है, और उसकी डेट ऑफ वैलिडिटी, मतलब जैसे कि आज मुझे मिला है अक्रीडिटेशन, तो आज की डेट से लेके 3 साल की लास्ट वैलिडिटी जो डेट होती है वो मेंशन होती है। ठीक है, और उसकी सारी फीस स्ट्रक्चर्स तो वगैरह मतलब जो रहता है, स्कोर जिसमें आपने आपको बोले कि फीस जो मतलब 3 साल तक रहता है, पर जो रिन्यू का टाइम रहता है उसको बिफोर 6 मंथ पहले कराना पड़ता है क्या? यस एग्जैक्टली, जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि 3 साल खत्म होने के बाद ही आप उसको रिन्यूअल के अप्लाई करो। आप आइदर जो आपकी लास्ट डेट ऑफ वैलिडिटी है आप उस दिन पे अप्लाई कर सकते हो, या फिर बिफोर 6 मंथ आप उसको अप्लाई कर सकते हो कि अभी आपका लाइक वैलिडिटी खत्म होने आया है, तो आप फिर से रीअसेस वगैरह करवाना चाहते हो। ठीक है, तो उसमें पूरा रीअसेस के एंड तक की होती है, वो फॉलो होती है। ओके मैम, गॉट इट, थैंक ठीक है, यस मैम। और ये जो एनएबीएच अक्रेडिटेशन जो हमें मिल जाता है लाइक 3 साल का, तो उस 3 साल के अंदर एनएबीएच जो होता है वो एक सर्वेलेंस करवाता है, जैसे कि मतलब एक सरप्राइज ऑडिट हम बोल सकते हैं। एक सरप्राइज ऑडिट करता है वो, जो कि मतलब हॉस्पिटल के साथ डिस्कशन से ही वो लोग डिसाइड करते हैं कि कब करना है, क्या करना है, वैसे। ठीक है, तो उसको हम सर्वेलेंस और रीअसेसमेंट बोलते हैं। मतलब 3 साल के अंदर जो 3 ईयर की हमें अक्रेडिटेशन मिली है, उसमें ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, मतलब कि आफ्टर 18 मंथ्स वो कभी भी उसका रीअसेस कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट टू चेक कि आपने जो जो अक्रेडिटेशन लिया है उसके बाद भी आप सेम स्टैंडर्ड, सेम क्वालिटी, सेम सर्विसेज सब फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर।
और अगर हाँ मतलब अक्रीडिटेड हॉस्पिटल है बट कोई लीगल इश्यू हुआ है या फिर एनएबीएच की बॉडी को कोई कंप्लेन गई है अगेंस्ट योर हॉस्पिटल सर्विसेज या क्वालिटी, तो एनएबीएच एनी टाइम सरप्राइज क्वालिटी चेक कर सकती है। उसमें फिर वो हॉस्पिटल को विदाउट एनी इंटीमेशन वो कभी भी ऑडिट कर सकती है। ठीक है। फिर एनएबीएच की लाइक जो फीस रहती है वो उसको फुलफिल करनी होती है। जैसे कि एप्लीकेशन फीस रहती है, सब कैटेगरीज वाइज रहती है। जैसे कि आप 100 बेडेड हॉस्पिटल हो तो उसकी एप्लीकेशन फीस रहती है वो अराउंड 40,000 रहती है। और उसकी अक्रीडिएशन फीस मतलब कि आपको अक्रीडिएशन मिल गया है उसकी 1.5 लाख जितनी रहती है। जैसे ही अक्रीडिएशन मिलता है उसके साथ साथ आपको सारी ड्यू फीस होती है वो सबमिट कर देनी होती है। उसके बाद ही वो आपको अक्रीडिएशन 300 की बेड कैपेसिटी, अगर 100 to 300 की बेड कैपेसिटी है तो उसकी जो एप्लीकेशन फीस रहती है वो 75,000 रहती है। ठीक है। और उसकी जैसे कि क्या बोले एक्रीडेशन, उसकी एक्रीडेशन फीस जो रहती है वो है 1,75,000। फिर रहता है सॉरी अक्रीडेशन फीस इज 75,000 और एक्रीडेशन फीस इज 2,25,000। ठीक है। फिर 300 to 500 बेडेड हॉस्पिटल, तो 300 to 500 बेडेड हॉस्पिटल की एप्लीकेशन फीस होती है वो 1 लाख रुपीज होती है और अक्रीडिएशन फीस रहती है वो 3,25,000। फिर आता है 500 और अबोव की बेड कैपेसिटी, तो जिसकी 500 और अबोव की बेड कैपेसिटी होती है उसकी एप्लीकेशन फी रहती है 1.5 और एक्रीडिएशन फीस होती है 4 लाख रुपीज। ठीक है। मैम जो आप बता रहे थे अभी, मतलब 75 के, फिर बताया आपने 25,000, जो मतलब रेट इंक्रीज हो रहा है तो मेरा क्वालिटी भी इम्प्रूव होती होगी ना, वेट की नहीं जो नहीं भी है ये तो, रेट नहीं नहीं ये रेट इसलिए उसमें चेंजेस मतलब बता रहे हैं प्राइस जो बिकॉज है। नहीं 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 ये जो रेट जो बताया है वो इसलिए इसमें चेंजेस हो रहे बिकॉज नंबर ऑफ द बेड्स कम है फर्स्टली। फिर नंबर ऑफ बेड कम होती है तो वहां की जो सर्विसेज और फैसिलिटीज जो उनको असेसर्स को असेस करनी होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि अगर मैं 500 बेडेड हॉस्पिटल की सारी सर्विसेज और फैसिलिटीज उन सबको असेस करने जाऊँ तो मुझे कम से कम 3 या 4 दिन लग सकते हैं। उसके कंपेयर में अगर 100 बेडेड के हॉस्पिटल में चेक करने जाए असेस करने जाए तो इट मस्ट बी लाइक 1 or 2 days। तो उसके अकॉर्डिंग इन लोगों की फीस वगैरह वो जो है वो वेवर करती रहती है। यस मैम। गॉट इट। यस। तो ये सारी फीस स्ट्रक्चर रहती है जो उनको ड्यूरिंग एप्लीकेशन जो फीस पे करनी होती है वो ड्यूरिंग एप्लीकेशन करनी होती है। फिर बाकी की जो फीस रहती है वो अक्रीडेशन के टाइम पे पूरी कंप्लीट कर रहने देते हैं। और ये जो फीस होती है उसमें अगर वो एनुअली सारी भर देते तो उसमें डिस्काउंट वगैरह वो जो रहता है वो तो एज यूजुअल रहता है। ठीक है। बट हाँ इसका जो फीस भरने का जो डिमांड ड्राफ्ट बनता है ना that is under the favor of Quality Council of India, because NABH is a part of the Quality Council of India। So जो डिमांड ड्राफ्ट बनता है वो इन द फेवर ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से बनेगा। ठीक है। यहाँ तक एवरीबॉडी क्लियर। यस मैम। हाँ। फिर आते हैं बेनिफिट्स, ऊपर करना। हाँ। सो बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स मतलब ये जो एनएबीएच एक्रीडेशन लेते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में बताया इसके जो बेनिफिट्स रहते हैं वो फर्स्ट क्लाइंट मतलब कि हमारे होते हैं। सेकेंड इज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मतलब कि जो सारे एम्प्लॉयज और स्टाफ वगैरह काम करते हैं उनको। एंड थर्ड इज टू दी ऑर्गेनाइजेशन और दी हॉस्पिटल। इन तीनों को उसके बेनिफिट्स रहते हैं। क्लाइंट्स को बेनिफिट्स रहता है कि उसको जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है वो बेस्ट वे में मिलती है, बेस्ट क्वालिटी में मिलती है, इसलिए उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहता है वो ज्यादा रहता है। ठीक है। और क्योंकि एनएबीएच एक्रीडेटेड है तो जो फैसिलिटीज वगैरह रहेगी उसकी क्वालिटी भी उनको अच्छी मिलेगी, तो उनको जो ट्रस्ट बॉन्डिंग रहता है टुवर्ड्स हॉस्पिटल वो अच्छा हो जाता है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मतलब ये जो स्टाफ और एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये एक्रीडेशन से क्या फायदा होता है, तो उनको इस चीज का फायदा होता है कि वो जो काम कर रहे हैं उसके रिलेटेड उनको ट्रेनिंग मिलती है, उसके रिलेटेड कोई अपडेटेड कोई न्यू चीजें आई है या ऐसा कुछ भी है तो उसके रिगार्डिंग उनको एजुकेशन मिलता है, वो सब चीजें मिलता है। ठीक है। उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, रेगुलर ट्रेनिंग वगैरह रहता है। और जो जो एम्प्लॉयज बेस्ट काम
करते हैं। सो टू बूस्ट अप देयर मोरल, टू मोटिवेट देम, हॉस्पिटल उनको एक रिवॉर्ड भी देते हैं। सो इन दिस वे हम स्टाफ और एम्प्लॉयज को भी सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज टू ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए कि अगर वो एनएबीएच एक्रीडेटेड है तो मतलब कि उसको एक स्टैंडर्डाइज कैटेगरी मिल गई कि दिस हॉस्पिटल, उसको जैसे कि एक टैबू मिल जाता है कि ये हॉस्पिटल एनएबीएच एक्रीडेटेड है, मतलब कि इस हॉस्पिटल को बेस्ट सर्विसेज मिल सकती है। तो वो ऑटोमेटिकली एक टॉप लिस्ट में आ जाती है कि ओके ये एनएबीएच एक्रीडेटेड है, मतलब वहां पे बेस्ट क्वालिटी बेस्ट सर्विसेज मिलने वाली है। तो मार्केट में उसका अच्छा सा नाम हो जाता है, एक वैल्यू रेपुटेशन बन जाती है। एंड सेकेंडरी कि उसको पेशेंट सारे जो भी यहाँ से जाएंगे वो सेटिस्फाइड होके जाएंगे, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स का जो फ्लो रहेगा वो भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि वो एक ट्रस्ट बन जाता है सर्विसेज के रिलेटेड। तो इन दिस वे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट्स मिलता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड करना। नीचे ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ये भी बता दिया, ठीक है, डन यहाँ तक। तो होपफुली एनएबीएच इज क्लियर टू ऑल। यस, किसी की कोई क्वेरी या कुछ डाउट या कुछ पूछना हो तो पूछ सेल्फ सकते हो। असेसमेंट देख लेते हैं मैम, यूनिट 12 के ना। अभी हाँ मतलब देख, इसमें कोई डाउट नहीं था, आपने अच्छे से पूरा क्लियर कर चुके हैं already। मैं पढ़ती हूँ, फिर जिसको भी पता होगा वो बोल लेगा आंसर। Following the quality of accreditation, transparent system of control, ambiguity, fusion, One transport transfer system system of of control. control. What is NAVH? Board of Quality. Second, ठीक है। अतुल सर के अलावा किसी को नहीं पता क्या who received the NAVH application? एनएबीएच secretariat. मैं सबको नहीं मौका नहीं, दूंगा। एनएबीएच एप्लीकेशन हम एनएबीएच को करते हैं। NABH NAVH secretary application मेरे को लगता fees है। up I to think 100 beds. 40,000. 100 beds पार्डन, की फीस। लक्ष्मी मैम कुछ बता रही है। हाँ, थर्ड वाले का NABH सेक्रेटरीट है क्या? नहीं नहीं, एनएबीएच है, क्योंकि हम जो एप्लीकेशन करते हैं वो एनएबीएच को करते हैं, फिर उसमें मैं से वो पूछ रहा है कमिटी ना। उसको रिसीव करके उसको कैटेगराइज करती है। ठीक है। इसके पहले के दो क्वेश्चन स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? एक फर्स्ट और सेकंड आई जस्ट स्किप। हाँ, हाँ, फॉलोइंग आंसर सही है दोनों के। मैं स्क्रीन ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ करके पहुंचा कंट्रोल। दूंगी। क्वालिटी, हाँ एक मिनट करना, साइड ओपन। क्वालिटी ऑफ अक्रीडेशन मतलब कि हम जितनी सर्विसेज और उसको ट्रांसपेरेंट रखेंगे उतनी उसमें क्वालिटी, को जितना ट्रांसपेरेंटली एनएबीएच के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे उतनी अच्छी हमें क्वालिटी मिलेगी। एंड द सेकंड वन इज लाइक के इट्स अ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स विच, साइड को ऊपर करना थोड़ा। व्हाट इज NABH ना? हाँ हाँ, When जैसे you मैंने get उसमें one बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन से स्लाइड को ऊपर करना? मानसी कहाँ की मानसी? हाँ, ऊपर ही स्लाइड तो ऊपर कर रही करो। हूँ, सबसे ऊपर है ये, उससे ऊपर नहीं होता है। नहीं नहीं, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करो ऐसा। अच्छा ऐसा नीचे बोलो ना तो उसको। हाय। NABH application fees for up to 100 beds. नहीं दिख रहा है 40,000. मुझे।